पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु है पावस ऋतु का मतलब। तो पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु थी अर्थात वर्षा की ऋतु थी। तो उस प्रदेश में पल पल मतलब हर थोड़े वक्त के बाद प्रकृति वेश जो प्रकृति है वो अपना स्वरूप बदलती है। तो इन दो लाइंस का ये मतलब होगा कि जब पर्वत प्रदेश में जो पर्वतीय इलाके होते हैं जब वहाँ वर्षा होती है तो प्रकृति अपना स्वरूप पल पल बदलती रहती है। अब आगे चलते हैं। मेखलाकाल मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहसन दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पहली लाइन मेखलाकार। मेखलाकार शब्द का मतलब होता है चेन, मतलब जैसे कि एक आपस में जुड़े हुए हों। इसका मतलब होता है मेखला। मेखलाकार का ये मतलब होता है। मेखलाकार पर्वत अपार मतलब दूर से अगर हम देखते हैं पहाड़ों को, जैसे कभी कहीं जा रहे हो तो ऐसा लगता है पहाड़ जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, दूर से यदि हम देखें तो इसका ये मतलब है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहसन दृक सुमन फाड़। अपने इस अपने इधर का मतलब है पर्वतों को रेफर करा जा रहा है। तो और इस लाइन का मतलब है कि अपने हजारों जो सुमन मतलब फूल, अपने हजारों फूलों रूपी आंखों से पर्वत देखते हैं बार बार। इन दो लाइंस का तो ये मतलब होगा कि जो पर्वत है वो अपनी फूलों रूपी आंखों से, हजारों फूलों रूपी आंखों से बार बार देखते हैं। कहाँ देखते हैं? नीचे जल में निज महाकार। जब वर्षा होती है, बारिश होती है तो जनरली जो पहाड़ों के नीचे तालाब सा बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि टेढ़े मेढ़े आकार के जो मतलब पहाड़ हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, दूर से दिख रहे हैं, वो अपने हजारों फूलों रूपी आंखों से नीचे अपने महान छवि को, महाकाल लिखा है ना, इसका मतलब अपने महान मतलब इतने बड़े स्वरूप को इन हजारों फूलों रूपी आंखों से बार बार देख रहा है। जो विशाल जो जमा हुआ है पानी, उसमें अपने विशाल आकार को देख रहा है। अब अगला स्टैंजा। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसका मतलब है ताल मतलब तालाब। जो तालाब है वो उसके चरणों में पला बड़ा, मतलब क्योंकि वर्षा का जो पानी है वो बेसिकली उसके नीचे पैरों में इकट्ठा हुआ। दर्पण सा फैला है विशाल, तो यहाँ पे तालाब को दर्पण से कंपेयर करा गया है क्योंकि पर्वत अपने चरणों में दर्पण जैसे तालाब से पानी को देख रहा है। तो यहाँ पे इस ये बताया हुआ है, तो कंपैरिजन हुआ है दर्पण और तालाब के बीच में। फिर गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में डसनस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव गाकर झरझर। झरझर का मतलब है झरने, जो वाटरफॉल होते हैं जो गिर रहे होते हैं। गिरी मतलब पहाड़। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मद का मतलब वैसे तो घमंड से होता है, पर यहाँ पे मद का मतलब जोश है कि उमंग से, उत्साह से, जोश से जो झरने हैं वो गिर रहे हैं, बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो झरना गिर रहे हैं वो घमंड में चूर हो रखे हैं, पूरे जोश के साथ नीचे बह रहे हैं, पूरी उत्तेजना से बह जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अब वो? मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो जो ये झरने गिर रहे हैं, पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, उनको यदि हम देखते तो मोतियों की लड़ियां होती हैं वैसे लगते हैं वो, उनकी तरह लगते हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर। झाग भरे इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि अगर हम दूर से देखें वाटरफॉल की इमेज को, तो जो प्रेशर से गिरते एकदम से तो ऐसा वाइट सा दिखता है। तो इसी को मोतियों से कंपेयर किया गया है और इसी को झाग शब्द का प्रयोग किया गया है कि झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो इसका मतलब यही मतलब है इस पूरे लाइन का कि जो झरने गिर रहे हैं वो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, ऊपर से गिरते हुए पूरी उत्तेजना से गिर रहे हैं, घमंड में चूर हो रखे हैं, और मतलब उनको मोतियों से कंपेयर करा गया बेसिकली। अब अगला स्टैंजा। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ उठकर। उर का मतलब हृदय होता है, दिल, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो पहाड़ों के
दिल से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं, ऐसा इधर बताया गया है। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, जो पेड़ है उनकी कुछ बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। तो वो आकांक्षाएं क्या है? जो पेड़ है पहाड़ पर लगे हुए, वो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, वो ऊपर जो आसमान है उनको छूना चाहते हैं। मतलब वो इतना लंबा होना चाहते हैं, इतना बड़ा हो जाना चाहते हैं कि वो आसमान तक को छू लें। हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव का मतलब होता है शांत, शांति से। पेड़ शांति से मतलब आकाश की तरफ देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, मतलब जो पेड़ आकाश की तरफ शांति से देख रहे हैं, वो कुछ चिंतित है, वो कुछ चिंता है उनको, उनकी चिंता की लकीरें उनको चैन चैन से मतलब नहीं, चैन नहीं दे पा रही है। अनिमेष मतलब एक तरफ, एकजुट लेकर एक टके एक नजर गड़ा कर देख रहे हैं आकाश की ओर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, हाँ इसका ये मतलब होगा कि मतलब शांति से आकाश की ओर झांक रहे हैं पेड़, और उनके दिल से जो निकल रहे हैं उनकी बहुत, जैसे हमारी भी काफी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, वैसे ही पेड़ों की भी है, जो पहाड़ के हृदय से निकल रहे हैं, उन पेड़ों की भी एस्पिरेशन है कि वो इतना ऊंचा हो जाए कि वो पहाड़ों तक को छू लें। तो इसका यही मतलब है। अब चिंता उनको इसलिए सता रही है कि बाई चांस ना पहुंच पाए वो, या फिर इसका बेसिकली कुछ बताया नहीं था मैम ने, तो यही है, कुछ चिंता है उनके माथों माथे पर। उड़ गया अचानक लो बूझर, फड़का अपार पारत के पर। उड़ गया अचानक लो बूझर, इसका मतलब है अचानक से पर्वत उड़ गया, मतलब गायब हो गया, दिखना बंद हो गया। फड़का अपार पारत के पर, मतलब मानो उसको पर लग गए हो और वो उड़ गया हो। तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत, जब जैसा कि पहले बताया ही था कि पल पल प्रकृति अपना परिवेश बदलती है, तो अब वहां पे धुंध हो गई है फॉग के कारण, पर्वत दिखना बंद हो चुका है। जब बहुत ज्यादा पहाड़ों में, जैसे मनाली साइड वगैरह फॉग पड़ जाती है बहुत सारी, तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता, सब विजन पूरा जीरो हो जाता है। यही बताया कि उड़ गया अचानक लो बूधर, फड़का अपार पारत के पर, मतलब अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतनी धुंध आ चुकी है, और धुंध ने जो पर्वत है उसको अपने अंदर समा लिया है। अब आगे चलते हैं। रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष रह गए हैं निर्जर। रव शेष, रव का मतलब होता है आवाज, शेष मतलब अब आवाज रह गई है। रव शेष मतलब जो झरने बचे हुए हैं उनको रेफर करा जा रहा है। रव मतलब आवाज, शेष मतलब जो बचा हुआ है, तो जो झरने बचे हुए हैं, क्योंकि पर्वत तो दिखना बंद हो चुके हैं हमको, पर्वत हमको यहाँ से पता चला कि दिखना बंद हो चुके हैं, पर जो झरने अभी गिर रहे हैं उनकी तो आवाज सुनाई देगी, आवाज को तो फॉग कुछ नहीं कर पाएगी ना। तो जो झरनों को बनाने वाला पर्वत है वो तो गायब हो चुका है, परंतु जो झरने हैं उनकी आवाज अभी भी पर्वतों का गुणगान करती जा रही है, और अब केवल झरनों की आवाज सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब इतनी तेज मूसलाधार भारे वर्षा शुरू हो चुकी है, मतलब बहुत ही तेज, जैसे कि मुहावरा है ये कि आसमान धरती पर टूट पड़ा, मतलब बहुत भयंकर बारिश हो गई, उसी को लिखा गया है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो यही मतलब है इसका कि जो केवल झरनों की अब आवाज सुनाई दे रही है, और एकदम से मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा तेज। अब है धस गए धरा में सभ्य सभय शाल, ये ध्यान देने, सभ्य नहीं सभय है, सभय शाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए धर में सभय शाल, सभय का मतलब है भय के साथ, ये अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण होगा। इसको सभ्य मत पढ़ना कि सभ्य मतलब सभ्य सुशील जैसे होते हैं, वो नहीं है इसका मतलब। सभ्य शाल, शाल एक पेड़ होता है, साल ट्री जो हम इंग्लिश में जनरली बोलते हैं, उसको शाल बोलते हैं हिंदी में। तो पहाड़ों में उगता है बेसिकली ये ट्री, तो इसकी बात हो रही है। धस गए धरा में सभय साल, जो साल के पेड़ हैं वो वर्षा होने के कारण नीचे धस चुके हैं, धरती के अंदर समा गए हैं, और अब वो भी नहीं दिख रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब बारिश होगी तो कितने पेड़ टूटते हैं,
कितना डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए धस गए धरा में सभय शाल, जो भय भीत शाल थे, जिनको इधर हमने पढ़ा कुछ चिंता सता रही है उनको, तो शायद यही चिंता की बात की जा रही है कि वो वर्षा के कारण अब नीचे धरती में ही समा गए हैं। यूं जलद उठ रहा धुआं जल गया ताल। जल ताल यहाँ पे वही ये वाला ताल जो था इधर, अ, दर्पण सा फैला है विशाल ये वाला ताल जो मैंने पहले बताया था, पानी इकट्ठा हुआ जो बारिश से, वो तालाब है जो अब एकदम से इतनी तेज बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले बारिश रुकी हुई थी, नहीं हो रही थी इतनी तेज, थोड़ी बहुत हो रही थी। अब तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज, जो जैसे पहले हुई थी चंडीगढ़ वगैरह में फ्लड्स वगैरह जाते हैं। जल गया ताल, तो जल गया से भी वही मतलब है, जैसे ऐसी इमेज दिखाई थी मैंने यहाँ पे, ये बेसिकली इसको रेफर करा जा रहा है कि जो सफेद है ये धुएं का प्रतीकात्मक रूप है। वर्षा के बाद तो जो सफेद बादल उड़ते हैं बेसिकली, जब बहुत तेज, जैसे इधर ये ज्यादा क्लियर है, इसको रेफर करा जा रहा है, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो मतलब जिस तालाब में पर्वत अपने आप को देख रहा था, अपने विशाल स्वरूप को अपने फूलों रूप में हजारों आंखों से देख रहा था, उसमें आग लग चुकी है और अब धुआं ही धुआं दिख रहा है। धुआं मतलब बादलों को रेफर करा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बादल आ चुके हैं अब। यूं जलध्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका मतलब है कि जो ये प्रकृति के दृश्य बार बार बदल रहे हैं, कोई मतलब प्रकृति के जैसे हम कहते हैं ना नेचर अपने आप कर रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव हैं जो वो बादल रूपी यान में बैठकर जादू दिखा रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि इंद्र जाल बिछा रहा है, कुछ माया जाल, ये मतलब होता है जाल का, कुछ माया हो गया, जादू हो गया, ऐसे जादू दिखा रहे हैं वो, और ये प्रकृति अपने आप नहीं कर रही है। यही पोएम है ये। तो अब इधर इम्पोर्टेंट क्या आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा कि आज के समय में प्रकृति का रौद्र रूप कैसे हमें दिखाई देता है और क्या कारण है, यही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे एक मानवीयकरण अलंकार की भी बात हुई है, और पूरी कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार मतलब जब मानवीय भाव भंगिमाएं और क्रिया प्रतिक्रिया, हाव भाव, ये सब किसी प्रकृति की वस्तु या मतलब नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है, उनसे कंपेयर करा जाता है। मतलब उनमें बेसिकली उनमें उनका आरोपण कर दिया जाता है, उसको मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। मानवीयकरण अलंकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से। फिर जो कवि हैं इसके, सुमित्रा नंदन पंत, ये इनसे इम्पोर्टेंट एक बहुत क्वेश्चन बनता है। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है। वैसे तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे, ना ही कहीं एनसीईआरटी में, शायद नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में भी, पर मैम ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इम्पोर्टेंट है। अब इन्हें क्यों कहा गया, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो उससे पहले सुकुमार क्या होता है, सुकुमार नहीं, कुमार। कुमार मतलब एक ऐसी एज कह सकते हो, बचपन और यौवन के बीच में, टीनेज कह सकते हो, उसका मतलब कुमार होता है। तो अब जैसे कि कलाकार होता है, वो रंगों और तुलिका, तुलिका मतलब जो ब्रश होता है ना, उसको हिंदी में तुलिका बोलते हैं। तो जो कलाकार है वो रंगों और तुलिका के माध्यम से चित्र बनाता है, जो जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग वगैरह, बेसिकली वही वो रंगों और तुलिका के माध्यम से बनाता है और उन चित्रों को जीवंत रूप देता है अपने रंगों और तुलिका के माध्यम से। परंतु जो सुमित्रानंदन पंत हैं, जो इस पाठ के, इस पोयम के कवि हैं, ये बिना रंग और तुलिका के माध्यम से प्रकृति को जीवंत रूप प्रदान करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं। इसमें उपमेय उपमान का भी प्रयोग की जा रही है। उपमेय मतलब जिसकी उपमा की जाती है, और उपमान मतलब जिससे उसे कंपेयर करा जा रहा है। ये जरूर याद रखना एक लाइन, कि सुमित्रानंदन पंत जी बिना रंग एवं तुलिका के प्रकृति का चित्रण करते हैं एवं उसको जीवंत रूप प्रदान करते हैं। ये लाइन हर जगह चेपनी है, हर आंसर में। अब उसके बाद वो शब्द चित्रों के माध्यम से, शब्द चित्र मतलब जो वर्ड्स हैं, इमेजरी, इंग्लिश में जो हम इमेजरी पढ़ते हैं उसको शब्द चित्र, यहाँ पे मतलब शब्द चित्र को इंग्लिश में इमेजरी कहा गया है,
क्योंकि यहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ है सब कुछ। तो शब्द चित्रों के माध्यम से कवि ने पर्वत प्रदेश में वर्षा का वर्णन किया है। शब्द चित्र बेसिकली इमेजरी होता है, और प्रकृति को जीवंत रूप प्रदान किया है, मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया है, बिना रंग और तुलिका से भी चित्र उखेरे हैं प्रकृति के। और एक ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, मतलब हम फील कर पाते हैं जैसे कि हम वहीं पे हैं। इमेजरी ही कह सकते हो, जैसे कि मतलब पाठक को ऐसा महसूस होता है कि वो प्रकृति के बीच में है, प्रकृति के सुंदर चित्रों को वो महसूस कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि सुमित्रानंदन पंत शब्द चित्रों से प्रकृति के सुंदर चित्र उखेरते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है। बाकी शब्दों से प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं और पाठकों के सामने परचित्र हो जाते हैं, जो वो बातें बताते हैं वो उनके बीच में फील कर सकते हैं कि उनके बीच में प्रेजेंट है वो। तो यही एक इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, और इस पोएम से और कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन आंसर यही आएंगे, इससे 2-3 बाढ़ वाला जो ये वाला था कि प्रकृति के रौद्र रूप, ये मुझे नहीं लगता आएगा। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है प्रकृति के सुकुमार कवि वाला, कि क्यों कहा गया है, ये आ सकता है। बाकी एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू आते हैं पोएम से, उसमें इस पोएम से आ सकते हैं कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन। बाकी तो इजी है पोएम, जहाँ तक अभी तक पढ़ी है। बाकी टफ तो होगी, जब मैम ने कहा था। और ये इम्पोर्टेंट पोएम है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा। और जब क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे तो कविता को भी डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा, और कवि को भी डिस्क्राइब करना है हर आंसर में। और दूसरा, इससे समास के भी क्वेश्चन बनते हैं। मैम ने कहा है कि समास के अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। कई जगह समास का इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे कि इधर बीच में भी कहीं किया था। एक मिनट, दृग सुमन में। दृग सुमन वैसे तो हमको लगता है कि वो द्वंद्व समास है, पर कर्मधारय समास में आएगा ये। और सभय वाला तो मैंने बता दिया, जो ये था सभय, इसमें भी समास है। और भी मेरे ख्याल अगर होगा तो इसमें से समास के और क्वेश्चन आएंगे। बस बाकी तो एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा, और ये प्रकृति के सुकुमार कवि क्यों कहा गया, ये सब लाइनें चेप देनी है और बस हो जाएगा। इतनी है ये।